इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजन कोचर जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। राजन जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। क्या कहेंगे आप, क्या नेतन्याहू की सरकार अब जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अक्सरियत में आ गई है उनकी सरकार और महज 50 एमपीज बचे हैं उनकी सरकार के। इन मौजूदा हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आगे? देखिए जैरा जी, अभी एक बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन में एक्चुअली बोलूंगा, क्योंकि जो उनकी पार्लियामेंट है नेसेट, वो 21 जुलाई तक रिसेस में है। तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू के पास 21 जुलाई तक का ही टाइम है। वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम से जूझ पाएंगे? काफी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके पास। पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि ये जो बिल है, जो ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस को, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हरिडी कम्युनिटी जो एग्जेम्प्टेड थी पहले, अब उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। 1949 में ये एक्ट पास हुआ था। उसके बाद से अभी इजराइल को एक्चुअली जरूरत पड़ रही है। अब जानते हैं सीरिया में भी लड़ाई छिड़ चुकी है और बाकी एरियाज में भी, लेबनान में भी बॉर्डर इतना शांत नहीं है, तो उनको फ्रेश रिक्रूट्स की जरूरत है। और 1.5-2 साल से ये लड़ाई हमास के साथ भी चल रही है, तो वो भी काफी फटीग फैक्टर आ चुका है। तो इजराइल को भी एक रिक्वायरमेंट है कि उनको ये लोग चाहिए अपनी फौज के लिए। अब ये क्राइसिस से कैसे उभरेंगे? इनके पास 2 या 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है कि एक ड्राफ्ट बिल इसको लेके आए और ये जो मिलिट्री सर्विस है इसको एक्सपैंड किया जाए, सिविल सर्विस को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और जितने भी अभी जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के लोग हैं, वो अपना जो रिलीजन को अपना फॉलो करते हैं, उनका एक रूटीन होता है। ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, वो अपना इंटरनेट तक नहीं इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की अपने ऊपर इसको रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं। तो ये उनके लिए अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि उनको मिलिट्री सर्विस की जगह सिविल सर्विस, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हेल्थ सेक्टर हॉस्पिटल्स में, और अगर उनको आप एम्प्लॉय एक्चुअली कर सके, तो इससे एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ साथ ये जो ड्राफ्ट बिल अपना लेके आएंगे, ये पास भी हो जाएगा। पर इनको ये जो भी आपकी पार्टीज है ऑर्थोडॉक्स, आपका शाज ले लीजिए, यूटीएफ, ये सारी जो पार्टीज है, इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये उसके बिना एक्चुअली बात बनेगी नहीं और टाइम बहुत कम है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि ऑपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस वोट अपना सामने लेके आएगा। आपको याद होगा 12 जून को भी एक नो कॉन्फिडेंस वोट इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था, जो पारित नहीं हो पाया। उसमें नेतन्याहू ने इसको जीत लिया था। और अगर अब होता है नो कॉन्फिडेंस का इसको मोशन, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इसको झेल पाएंगे। और फिर ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा? अर्ली इलेक्शंस। अभी इजराइल में नवंबर 2026 को इलेक्शंस होने हैं। तो अगर ये अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाते हैं, तो ये कंटिन्यू करेंगे टिल सच टाइम आपके इलेक्शंस नहीं होते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है मुझे अर्ली इलेक्शंस की। तीसरी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है कि एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन नेतन्याहू क्रिएट कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि लड़ाई को और तेज कर सकते हैं, ऑपरेशंस को और तेज कर सकते हैं। देखिए, इतने वक्त से जो जंग नहीं रुक रही है, ये भी इसके पीछे एक वजह है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं और इस वजह से वो कोई भी इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, भले ही कितना ही दबाव दूसरे मुल्कों की तरफ से आए उनके ऊपर। ये एक बड़ी वजह है कि वो जंग भी नहीं रोक रहे हैं। लेकिन अब तो उनके खुद के मुल्क में उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, यहाँ उनकी सरकार अब गिरने को तैयार है। तो ऐसे में कब तक वो बचा पाएंगे इसे? देखिए जहरा जी, पॉपुलर सपोर्ट नेतन्याहू को है अभी भी उनके लोगों का, बिकॉज
ये माइनॉरिटी पार्टीज हैं, अगर ये गवर्नमेंट को गिरा भी देंगी तो अभी जो लोगों का सेंटिमेंट है वो नेतन्याहू के साथ है। जी। और खास तौर पे ईरान की लड़ाई के बाद आपने इसको देखा है कि लोग जुट जाते हैं, जैसे कि अगर कोई दूसरे देश में लड़ाई होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमने कई बार देखा ऐसे होते हुए पॉलिटिक्स में और बाकी जगह भी। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप जंग को और तेज कर सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं और आप पार्लियामेंट में अपने जा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, पब्लिक एड्रेस दे सकते हैं लोगों को कि देश ऐसी चुनौती से गुजर रहा है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो इलेक्शंस आज नहीं किए जाएं और हमको ये लड़ाई को खत्म करने दिया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अमेरिका के बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप जानते हैं कि अमेरिका के भी ज्यूइश लोग काफी गवर्नमेंट में हैं और वो भी कोशिश अभी ये करेंगे कि अमेरिका इसमें इंटरफेयर करे और कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। देखिए, अमेरिका के पास जरिए हैं और उनके पास एक ताकत है जिससे वो इन सिचुएशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो सब कुछ अभी डिपेंड करता है बिकॉज सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, बातचीत अपने चल रही है, ड्राफ्ट बिल की भी बात हो रही है। अगर ये ड्राफ्ट बिल आ जाता है और इसको वाटर डाउन कर देते हैं, जो आपकी मिलिट्री सर्विस की कंडीशंस है, अगर उसको वाटर डाउन कर देते हैं और अगर हर कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, इनकी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, तो ऐसा लगता है कि ये क्राइसिस आपकी उभर जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि सीज फायर। अब देखिए, ये बहुत सीज फायर को भी एक्चुअली अफेक्ट कर रहा है बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशन आएगी और आपके राइट विंग के लोग ज्यादा मेजॉरिटी में आई जाए, उनकी ओपिनियन एक्चुअली मेजॉरिटी में चली जाएगी, तो ये सीज फायर शायद नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें इसके साथ कनेक्टेड है। लड़ाई इसके साथ कनेक्टेड है, सीज फायर कनेक्टेड है, आपकी इंटरनल सिचुएशन आपकी कनेक्टेड है, इलेक्शंस आपके कनेक्टेड है। और जो स्टेबिलिटी इजराइल को अभी चाहिए, सीरिया का ऑपरेशन ऑलरेडी छिड़ चुका है, वहां पे अभी एक सीज फायर हुआ है ड्रूज कम्युनिटी के साथ। तो ये सारी चीजें अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव में देखें जी। तो 21 जुलाई तक मुझे लगता है इज द क्रूशियल पीरियड। 21 जुलाई तक नेतन्याहू के पास टाइम है इस चीज को सुलझाने के लिए। जी जी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं उनका साथ यहाँ पर छोड़ रही हैं, तो वो अल्पमत में आ गए हैं। अभी जो नंबर्स उनके पास हैं वो 50 हैं और 61 चाहिए वहां पर सरकार कायम रखने के लिए। आपको लगता है ये आंकड़ा वो छू पाएंगे? आप जैसे कि बता रहे हैं 21 जुलाई तक ये हो पाएगा? देखिए ज़हरा जी, पॉलिटिक्स में ना सब पॉसिबल होता है। कोई भी ऑप्शन को आप रूल आउट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, बिकॉज लोग कोशिश करेंगे। पैसा भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जानते हैं कि हर एक देश में जो पॉलिटिक्स होती है वो अलग नहीं होती है। तो हमने ये भारत में भी देखा है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्रोमाइज हमको लाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉम्प्रोमाइज लॉ इनको लेके आना पड़ेगा। ये ही इनका एक ट्रम्प कार्ड है अल्टीमेटली, एक कॉम्प्रोमाइज लॉ जिसमें सिविल सर्विस का ऑप्शन इमर्ज करके आएगा। और वो शायद हर पार्टी को, हर के लोगों को वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, बिकॉज लोग भी ये चाहते हैं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट में ऐसी कोई उथल पुथल ना हो, एक स्टेबिलिटी हो। बिकॉज एक क्राइसिस से इजराइल आपका उभर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी हैं और बॉर्डर की सिचुएशन भी आपकी बहुत टेंस है। ईरान के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, बाकी भी इतनी सारी चीजें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 21 जुलाई तक कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज लॉ की बात छेड़ी जाएगी। और ऐसा लगता है मुझे, ये इसको मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, इसको मेरा ये अनुमान है कि ये क्राइसिस टल जाएगी।
जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन जी। तो अब देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में, किस जुलाई तक क्या कुछ बेहतर होता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। आगे